नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर और आज के प्रोग्राम के हमारे ख़ास मेहमान हैं IPS ऑफिसर शैलेंद्र मिश्रा और इस समय ये जम्मू के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो हैं वो तैनात हैं। SP साहब, आप बताइए, जिस तरीके से आपकी एक अलग शैली है पुलिसिंग की और 2009 बैच के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का कैडर आपको मिला और अलग अलग जगह पे आपने काम किया है, किस तरीके का जम्मू कश्मीर को आप देखते हैं, किस तरीके का स्टेट है बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में? खैर, अब ये स्टेट तो है नहीं, दिस इज़ अ यूनियन टेरिटरी नाउ। जब हम आए थे तो एक स्टेट हुआ करता था। बट हैविंग सेड दैट, जम्मू एंड कश्मीर की एक खासियत रही है। एक पुलिस ऑफिसर के लिए बड़ा वेरिड एक्सपीरियंस देता है। द अर्स्टवाइल स्टेट हैड लद्दाख, द डिवीजन ऑफ कश्मीर एंड द डिवीजन ऑफ जम्मू इन इट। इन तीनों की टोपोग्राफी, इनकी डेमोग्राफी, इनके चैलेंजेस और इनमें पुलिसिंग के जो तौर तरीके होते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो एक वर्सिटिलिटी जिसको हरफन मौला एक अनुभव कहा जा सकता है, वो सिर्फ आपको इसी यूनियन टेरिटरी में मिलता है। जैसे मैं कारगिल SSP रहा तो वहाँ पे लद्दाखी कल्चर, लद्दाखी टोपोग्राफी आपको ऑलमोस्ट क्लाइमेट के साथ वहाँ के जो लोकल वेदर पैटर्न्स होते हैं वो आपके लिए मेन चैलेंज होता है। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होती, बट टूरिस्ट फुटफॉल इतना ज़्यादा होता है कि आपको उसके रिलेटेड पुलिसिंग करनी पड़ती है। एंड देन ऑब्वियसली आपको कम्युनिटी के साथ बड़ा क्लोज नेट रह के वहाँ पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। फिर जब हमारी तैनाती वादी कश्मीर में हुई और मैं साउथ कश्मीर के शोपियाँ का एक बार नहीं दो बार वहाँ पे मैं SP रहा, तो वहाँ की जो चैलेंजेस होती हैं पुलिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो प्राइमरीली जो होती हैं वो कानून व्यवस्था की होती हैं। लॉ एंड ऑर्डर इज़ आवर मेन फोकस, जहाँ पे हमें स्टोन पेल्टिंग, मॉब कंट्रोल, ये हमारा जो डेली बेसिस पे हमारा एक काम होता है। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब 2016 का वक़्वा हुआ था, या जब मेरी दूसरी तैनाती 2018 में फिर हुई थी, तब की बात है। एंड ऑब्वियसली टेररिज्म रिमेंस अ परपेचुअल इशू ऑफ साउथ कश्मीर। तो जब इन जगहों में आप काम करते हैं तो एक आपको डिफरेंट डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी होती है। आपको बहुत ज़्यादा कम्युनल क्लैशेस नहीं होते हैं, सेक्टेरियन क्लैशेस नहीं होते। हाँ, लेकिन ये जो अस वर्सेस देम वाला एक इशू हमेशा वहाँ चलता रहता है। जब आप जम्मू आते हैं, जम्मू के ऑलमोस्ट बहुत सारे ज़िलों में मैंने मौका मुझे मिला है काम करने का। मैं इंचार्ज SSP सांबा रहा हूँ, SSP उधमपुर रहा हूँ, मैं SSP कठुआ आज की डेट में हूँ। इसके पहले मैं एक बटालियन कमांड करता था जो जम्मू ज़िले में थी। तो यहाँ के जो चैलेंजेस होते हैं ये बड़े अलग होते हैं। यहाँ कम्युनल वायलेंस इज़ वन ऑफ दी मेजर इश्यूज़। यहाँ की भी कानून व्यवस्था का एक नैवियत है, वो बड़ी अलग तरीके का है। जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ पुलिसिंग करने पर आपको एक चैलेंज पेश करती है। तो मुझे लगता है कि जो आपने प्रश्न पूछा है कि हमारा तजुर्बा कैसा रहा, तो एक कंप्लीट पुलिस ऑफिसर बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो जम्मू एंड कश्मीर UT में है। तो सर, जिस तरीके से हमने अलग अलग ऑफिसर्स को देखा है अपने काफ़ी लंबे समय में, तो क्या लगता है सर, आप में क्या खासियत है कि आप पब्लिक डीलिंग बड़े आराम से कर लेते हैं? हमें ये भी मालूम है कि आप 10 लैंग्वेजेस को जानते हैं, मगर जो डीलिंग आप जम्मू में करते हैं, जिस तरीके से पिछले दिनों जब यहाँ पर कोविड-19 के दौरान जो यहाँ पर दंगा टाइप का हो गया था, जब बाहर के लेबर्स यहाँ पर जो क्लैश हो गया था, उसके बाद शोपियान की बात करें, जब आप मिलिटेंट्स के साथ डील करते थे, वहाँ पे जब आप उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते थे, तो वो जो डिफरेंस है वो कैसे आप पब्लिक के साथ करते हैं? देखिए, जब हम लोग एकेडमी से पास आउट होते हैं, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद से, तो हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेनेट सिखाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि द मोमेंट यू लूज़ पेशेंस यू सीज टू बी अ पुलिसमैन। यानी संयम हमारी एक प्राइमरी क्वालिटी होनी चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संयम रखना है। तो हर सिनारियों में अगर आप अपना संयम बरकरार रखें, तब आपकी जो निर्णय शक्ति होती है उसमें काफ़ी इजाफा होता है। तो जिन परिस्थितियों में भी हमने काम किया, चाहे वो शहर श्रीनगर का मैं जब SP रहा तो उन दिनों पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कराए गए थे। जब अफजल गुरु हैंगिंग हुई थी तब मैं SDPO चरार शरीफ था। शोपियाँ जब बुरहान वानी का किलिंग एपिसोड हुआ था तो आई वॉज इन शोपियाँ। और यहाँ कोविड के दौरान जब कठुआ में था, तो ये सारी वेरिड एक्सपीरियंसेस थे। इस दौरान बड़ा ज़रूरी होता है कि आप चीज़ों को एक बेसिक लाइन हमेशा ड्रॉ करें। वी आर डीलिंग विथ ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट डीलिंग विथ पीपल हु आर नॉट ह्यूमन बींग्स। तो एक बेसिक
जब लाइन आप ड्रॉ कर लेते हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन बातचीत कैसे हो, ह्यूमन टू ह्यूमन भरोसा कैसे जीता जाए, तो 10 में से 9 तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जो प्यार मोहब्बत से सुलझाई जा सकती हैं। कोई एक ऐसी बात होती है जिसके लिए आपको फोर्स बड़ा अनिवार्य हो जाता है, और ऐसी परिस्थितियों तक ना पहुंचा जाए उसके लिए भी कई स्टेप्स होते हैं। तो जो आपका सवाल है कि हम कैसे इसको डील कर पाते हैं या मुझ में क्या अलग है, तो मेरे में कोई बात ऐसी अलग नहीं है। हम सब जो 107 IPS ऑफिसर्स हमारे बैच में पास आउट हुए थे, हमें सब एक जैसी ट्रेनिंग दी गई थी, और मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ मेरे बैचमेट्स काम कर रहे हैं या मेरे सीनियर्स या जूनियर्स कर रहे हैं, सब बखूबी इस ट्रेनिंग से गुजरे हैं और इसी तरीके से वो क्राउड को हैंडल करते हैं। तो सर रिसेंटली आपने देखा होगा कितने मिलिटेंट जो हैं अरेस्ट हुए हैं, उनके OGWs पे पुलिस का शिकंजा जो है बड़ा ही सख्त तरीके से अब जो है वो कसा जा रहा है, जम्मू में खासकर। दूसरा, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी पाकिस्तान के साथ इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, सांबा का भी काफ़ी एरिया है। सर क्या देखते हैं आप, जिस तरीके से यहाँ पर एयर ड्रॉपिंग होती है, यहाँ पर आर्म्स एंड एमुनेशन की, उसके बाद टनल्स निकलती हैं, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? पुलिस का कितना अहम रोल है उसमें, पुलिसिंग में क्या देखते हैं? ये सारे मुद्दे आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड हैं, इंटरनल सिक्योरिटी विच इज़ प्राइमरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल पुलिस। तो इसमें से कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे हम जिम्मेदारी से हट सकते हैं। हमारा एक ड्यूटी होता है जब हम सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करते हैं कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारा, जहाँ हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस या हमारी इंडियन आर्मी कार्यरत है, उनकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनको हर पॉसिबल सहकार्य हम दें। जहाँ जहाँ उनको हमारी ज़रूरत है, हमारी अपनी बॉर्डर पुलिस पोस्टें होती हैं, उनको सख्त हिदायतें होती हैं कि जब भी CAPFs की किसी भी तरह की आपको ऑफिशियल रिक्वायरमेंट आए तो उनको त्वरित पूरा किया जाए। और हमारी वक्तन फ़वक्तन हमारी मीटिंग्स होते रहती हैं, जिसके अंदर हम स्ट्रैटेजीज डिवाइस करते हैं कि अगर किसी तरह की ऐसी जो नापाक हरकतें हैं, चाहे इन्फिल्ट्रेशन की हो, ड्रोन ड्रॉपिंग की हो, या किसी तरह से जो ट्रांसशिपमेंट होती है मिलिटेंट्स की, टेररिस्ट की और आर्म्स एंड एमुनिशंस की या नार्कोटिक्स की, उस पर कैसे शिकंजा जो है हम कस सकें। और इसी सिलसिले में कई सक्सेसेस मिले हैं। खुसूसन कठुआ पुलिस की अगर मैं बात करूं तो हमने बहुत जगहों पे ये जो नार्को टेररिज्म है इसके अंदर काफ़ी सक्सेस हमने पाई है। और ये जो सक्सेस है ये अच्छा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है बिटवीन द BSF, द CRPF, द इंडियन आर्मी एंड द कठुआ पुलिस इन टुगेदर। तो सर आपको क्या लगता है कि जो आपने नार्को टेररिज्म की बात की, सबसे ज़्यादा थ्रेट हमें कहाँ से है? IB से है, या जो हमारा ये लखनपुर जो बॉर्डर है पंजाब वगैरह या बाहर की जो स्टेट्स हैं, सबसे ज़्यादा खतरा कहाँ से लगता है आपको? नार्को टेररिज्म एक बहुत बड़ा टर्म है। हमें बेसिकली अगर आप इसको कंपार्टमेंटलाइज करके देखेंगे तो द सप्लायर, द ग्रोवर, ये तो अपनी जगह पे बड़े थ्रेट्स ही हैं, बट सबसे बड़ा थ्रेट जो मुझे ज़ाती तौर पे भी और बतौर पुलिस ऑफिसर भी लगता है कि व्हाट इज़ मेकिंग आवर यूथ गो टूवर्ड्स सच काइंड ऑफ हैबिट्स, वो क्यों इसके कंज्यूमर्स बनते जा रहे हैं, और सोसाइटी में उन चीज़ों की, किन चीज़ों की कमी है जिस वजह से इंस्टेड ऑफ टेकिंग अप टू स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हमारा जो यूथ है, जो 15 से 35 के बीच में जो एज ग्रुप है जो ज़्यादा अफेक्टेड है, वो इस तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है। तो द मेजर चैलेंज इज़ हाउ टू वीन पीपल अवे फ्रॉम दिस मीनेस हु आर ऑलरेडी इनटू इट, और जो इसमें नहीं है उनको इससे दूर कैसे रखा जाए। और इसी के चलते मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस की अपनी कवायद है कि हम डिफरेंट स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमारे जो सरबराह हैं, चाहे जम्मू सूबे के हों, चाहे हमारे पुलिस हेडक्वार्टर्स के हमारे DGP साहब हों, ये इनकी हमेशा से हिदायतें रहती हैं कि यूथ के साथ हम कनेक्ट बनाए रखें और हम जितनी ज़्यादा हो सके उतनी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करें। तो सर इस समय जो कोविड-19 का दौरान था उसमें भी आपने काफ़ी ज़्यादा अहम रोल निभाया, और लखनपुर में इस समय जो है प्रोटोकॉल किस तरीके से चल रहे हैं, लोग क्या प्रोटोकॉल फॉलो करें? दूसरा, जो गाड़ियों का सिलसिला है इंटर स्टेट वाला, वो अभी बंद है, तो कैसे लोगों को आप यहाँ पर फैसिलिटेट करते हैं? एक धारणा तो मैं आपके माध्यम से इसको तुरंत ख़त्म करना चाहूँगा कि देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रैवल ऑफ एनी पर्सन एनीवेयर इनटू द यूनियन टेरिटरी। जिसको भी JNK UT में आना है इज़ मोर देन वेलकम। हाँ, कुछ हिदायतें हैं जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा हर महीने दी जाती है और उसकी औपचारिक घोषणाएं भी की जाती हैं, उसको वेबसाइट पर डाला भी जाता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पब्लिक डोमेन से बाहर रखी जाती है, और उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना अनिवार्य है। उसमें यू कैन नॉट टेक एक्सक्यूज़ कि हमें ये चीज़ नहीं पता थी जबकि वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप JNK UT में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इन जानकारियों को हासिल करना चाहिए। हमने क्या किया है कि लखनपुर कॉरिडोर को बड़ा ईज़ आउट किया है।
जहाँ पहले काफ़ी वक्त लग जाता था, अब चंद मिनट लगते हैं। जब मैं चंद मिनटों की बात करता हूँ तो मैं 3 से 5 मिनट की बात करता हूँ, कभी बहुत ज़्यादा लग गया तो 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो जहाँ पे टेस्टिंग भी हो रही है, पहले हमारे 3 काउंटर्स फंक्शनल थे, आज हमारे 12 से 15 काउंटर्स फंक्शनल होते हैं। पहले हमारे जो स्लिप्स मिलते थे वो 2 काउंटरों पे मिलते थे, आज 15-15 काउंटरों पे मिल रहे हैं। वो काउंटर्स खाली रहते हैं और लोगों का जो फुटफॉल है, इट इज़ जस्ट कि वो एक मेंटल ब्लॉक हो गया लोगों को कि भाई हमें गाड़ी से उतरना ही नहीं है, हमें जाके करना ही नहीं है। फिर उसके बाद फिर वो वाया मीडिया ढूंढना शुरू करते हैं, यहाँ से फ़ोन कराना, वहाँ से फ़ोन कराना, और कभी कभार ये टाउटिंग का शिकार होते हैं। कई बार हमने ऐसे टाउट्स को पकड़ा है, उनके खिलाफ़ हमने प्राथमिकी दर्ज की है और उनको हमने हवालात पहुँचाया है। तो मैं अपील करना चाहूँगा लोगों से कि लखनपुर इज़ नॉट पेनफुल एट ऑल, जो धारणा फैलाई जा रही है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, यू जस्ट नीड टू मोटिवेट योर सेल्फ फॉर अ फ्यू मिनट्स। आप उतरें, दिस इज़ फॉर द लार्जर गुड। आप देखें जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ फैसले लेती हैं वो पूरे यूनियन टेरिटरी के लोगों के स्वास्थ्य को मद्देनज़र लेके ली जाती हैं। अगर थोड़ा सा प्रोटोकॉल फॉलो करने से एक लार्जर बीमारी से दूर रहा जा सकता है, तो आई फील कि ये हम ड्यूटी बाउंड हैं कि हम ये करें। इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग द विजडम ऑफ द पीपल हु आर डूइंग इट, लेट अस नाउ लीव इट टू द एक्सपर्ट्स टू डिसाइड। जब भी ये कमिटीज़ डिसीजन लेती हैं, ऑब्वियसली इसमें हेल्थ एक्सपर्ट्स अपनी एडवाइस देते हैं। इसमें जो एपिडेमोलॉजिस्ट हैं जिनको पता है कि पैंडेमिक्स को कैसे मैनेज किया जाता है, और ये कोई नई चीज़ JNK-UT नहीं कर रही है। मैं आज ही सुबह का अखबार हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहा था कि दिल्ली ने भी ये चीज़ें अब अनिवार्य करना शुरू कर दिया है कि अपने बॉर्डर्स पे वो कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट को कुछ राज्यों के लिए अनिवार्य कर रही है। इवन मुंबई, आई हैड रेड अ फ्यू डेज अगो कि कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहाँ से जो ट्रैवलर्स जब मुंबई हवाई अड्डे पे उतरेंगे तो उनका टेस्ट कंपलसरी होगा। तो दिस इज़ नॉट एन एक्सेप्शनल थिंग दैट इज़ हैपनिंग एट लखनपुर, जो लोग इसको बहुत ज़्यादा बड़ा करके बता रहे हैं। तो सर, बोवाइन स्मगलिंग का भी एक बड़ा इशू है कठुआ में भी, और दूसरा यहाँ पर आपने पिछले दिनों भी देखा होगा जिस तरीके से फायरिंग के इंसिडेंट, जो क्लैशेस होते हैं, उसको किस तरीके से आप पुलिसिंग, लोकल पुलिसिंग का मसला है वो। देखिए, बोवाइन स्मगलिंग जो है ये एक तो जो ये प्रतिबंधित किया गया है बाय वेरियस डिप्टी कमिश्नर्स इन देयर ओन रिस्पेक्टिव एरियाज। बेसिकली इसको समझने की ज़रूरत है क्या। ऑन द फेस ऑफ इट इज़ क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल। एक गलत तरीके से, एक अमानवीय तरीके से जानवरों को बांध के किसी तरह उनका फ्लैश बेचने के लिए, उनको ठूस के लेके जाया जाता है। ये मानव संस्कृति के विरुद्ध है। इसका हम सब ने बढ़ चढ़ कर इसका विरोध करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लॉ एंड ऑर्डर प्रोन होती हैं। बहुत बार जो ये बोवाइन स्मगलिंग्स होती हैं, इट लीड्स टू अगली क्लैशेस बिटवीन कम्युनिटीज़। तो हमें उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इस मीनेज से दूर रहना है। मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कहते हुए कि दैट कठुआ पुलिस हैज़ बीन ऑन द फोर फ्रंट ऑफ इट्स फाइट अगेंस्ट सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। और सिर्फ 2020 में ही हमने 110 के आसपास FIR लगाई हैं बोवाइन स्मगलर्स के ख़िलाफ़, उन सबको अरेस्ट किया है, और हमने बड़ी सक्सेसफुली इन बोवाइंस को, इन मवेशियों को, इन गऊओं को हमने वहाँ से मुक्त कराया है। अब प्रश्न ये खड़ा होता था कि इनको मुक्त कराने के बाद इनका क्या किया जाए, क्योंकि सोसाइटी में इनको लेने वालों की तादाद बड़ी कम है और इनको खुला छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक्सीडेंट का सबब बनते हैं और ये हमारे जितने भी कूड़े करकट हैं उन्हीं को खा के बीमार पड़ते हैं। जो सरकारी संसाधन हैं जैसे कैटल पॉइंट्स, म्यूनसिपल काउंसिल वगैरह के लिए जो पास जो बने हुए हैं, या जो हमारे पास गौशालाएँ इस समय चल रही हैं, वो नाकाफ़ी हैं। तो कठुआ पुलिस ने कठुआ के लोगों के साथ मिलकर एक यहाँ पर पहल की, जहाँ पे हमने एक खाली पड़ी ज़मीन को डिप्टी कमिश्नर कठुआ के साथ मिलकर उसकी घेराबंदी करके वहाँ चारा देना शुरू किया और हमने अपने गऊओं को वहाँ रखना शुरू किया। ये कवायद हमने 7 महीने पहले शुरू की थी, कुछ 15-20 गऊओं से। आज वहाँ पर 400 के आसपास मवेशी मौजूद हैं, जिनके लिए बहुत बड़े बड़े शेड बनाए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है, 4 इंच की बोर वहाँ डाली गई है, उसकी फेंसिंग की गई है, ग्रीन ग्रास आता है, और कठुआ के एक पूरी कम्युनिटी ने बढ़ चढ़कर उस गौशाला में हिस्सा लिया है। और हिस्सा लेकर आज उस गौशाला को इतना बड़ा कर दिया गया है कि आज अगर और भी 200 गौवें हम वहाँ लेकर जाएँ तो उसकी कैपेसिटी है। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएँ भी सामने आई। मुझे बड़ी खुशी हुई जब सेवा भारती ने इसको आधिकारिक तौर पर इसका अधिग्रहण किया, और अब आज के डेट में बड़े सक्सेसफुली वो इसको रन कर रही है। सर, रैश ड्राइविंग और जिसमें ओवरलोडिंग
ये एक बड़ी समस्या जो है कई लोग जो है हमारे सामने लाते हैं, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे ओवर स्पीडिंग भी है, ओवरलोडिंग भी है। कई बार कहा जाता है कि ओवरलोडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसमें किस तरीके से पुलिस का जो है रोल देखा है? एक बड़ा महकमा है इसके लिए, इट इज़ कॉल्ड द ट्रैफिक पुलिस, जिनकी ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ओवरलोडिंग को चेक करना, रैश ड्राइविंग को चेक करना। बतौर ज़िला पुलिस हम अपने ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं उनके साथ हमेशा हम उनका सहयोग करते हैं। जहाँ भी उन्हें हमें आवश्यकता पड़ती है वो हमें बताते हैं, हम उनके साथ इन नाकों को लगाते हैं और इन चीज़ों के लिए हम अभियान चलाते हैं। रोड सेफ्टी एक बड़ा प्रमुख मुद्दा रहता है। रादर एक रोड सेफ्टी काउंसिल होती है हर ज़िले में, जिसके में एसपी भी उसके मेंबर होते हैं और आपके जो यहाँ पे कंसर्न ARTO होते हैं वो भी उसके मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। हम सब मिलकर इन बातों पे हमेशा चर्चा करते हैं, इनके फैसले लेते हैं। बहुत जगहों पर चीज़ें डूएबल होती हैं, बट ये सारी चीज़ें हमारी आदत का हिस्सा है। अब जब आदत पड़ गई है कि हेलमेट नहीं पहनना है तो उसको ओवरनाइट बदलना बड़ा मुश्किल है। आदत पड़ गई है ट्रिपल साइड जाना है, और जो यूथ होता है उसको पता नहीं एक एड्रेनालिन रश आता है इस रैश ड्राइविंग करने में। इन चीज़ों की आदतों को बदलने में समाज का बड़ा सहयोग लेना ज़रूरी होता है। इसीलिए जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, रैलीज़ निकाली जाती हैं, डिबेट्स कराए जाते हैं, रोड सेफ्टी मंथ मनाया जाता है। पूरी कोशिश होती है कि किसी तरह जो अपघात हैं इन चीज़ों की वजह से वो होना कम हो। जो दूसरा हिस्सा आपने बताया ओवरलोडिंग का, यस, ओवरलोडिंग इज़ नॉट अ वेरी अनकॉमन फिनोमेना। है, बहुत जगहों पे ओवरलोडिंग होती है और कई जगहों पे हमने देखा है कि उसके कारण ये होते हैं कि कुछ रूट्स के ऊपर अभी रोड की खस्ता हाली को लेते हुए कुछ गाड़ियाँ कम चल रही हैं, तो वहाँ हम कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करके, तो ट्रक से सर, इवन अगर आप ट्रक्स की ओवरलोडिंग की बात करें तो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का एक प्रॉपर नाका लगा हुआ है लखनपुर में। जितनी भी ट्रक्स यूटी में एंटर होती हैं उनको अभी तो बड़ा आसान हो गया ओवरलोडिंग चेक करना, क्योंकि हमारे पास ये टोल प्लाजाज लग गए हैं, उनके पास वे ब्रिजेस हैं, इमीडिएटली पता चलता है उनका टोल भी ज़्यादा लगता है, उन पर फ़ाइन भी लगता है। तो एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज़्म है कि ट्रकों की ओवरलोडिंग को चेक किया जाए, और ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। अगर आप कोई RTI के थ्रू एप्लीकेशन डालें तो कंसर्न महकमा आपको एक बड़ा बढ़िया फिगर दे सकता है कि कठुआ में इसको कैसे चेक किया जाता है। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपको रहेगा कि अक्सर जो यूथ है वो सोचता है कि बड़े घर के लड़के जो हैं वही IPS ऑफिसर बन सकते हैं, मगर मैं आपका आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें जिसमें मेंशन किया गया था कि आपके जो फादर थे वो एक मिल में काम करते थे और 1980s में उनकी वो भी जॉब चली गई, फिर वो वॉचमैन का काम किया। थोड़ा सा सर ब्रीफ में हमारे यूथ को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए लास्ट में जानना चाहूँगा। भारतीय संविधान का जो ये आर्टिकल है जिसने UPSC क्रिएट किया है और ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट किया है, उसी से शक्ति मिलती है भारत के हर एक नागरिक को कि वो अपना भवितव्य और अपने थ्रू अपने देश के भविष्य में अपना योगदान दे सके। तो ये एग्ज़ाम जो होता है UPSC, ये कोई स्कॉलास्टिक एग्ज़ाम नहीं है, इसको दे के आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है। इट इज़ नॉट ओनली द एग्ज़ाम ऑफ योर नॉलेज, ये आपके पर्सनैलिटी का टेस्ट है, ये आपके ग्रिट और आपके डेडिकेशन का टेस्ट है, ये आपके हार्डवर्क, आपके लेबर का टेस्ट है, ये आपके एक बेसिक इंटेलेक्ट का टेस्ट है। आप देखें कि जो डिमांड है वो स्नातक की है, ग्रेजुएट की। एग्ज़ाम कहता है कि इवन इफ़ यूर अ ग्रेजुएट आप एलिजिबल हैं इस परीक्षा के लिए। तो अपने अंदर ये जो खूबियाँ हैं इनको ढूंढने की कोशिश करिए, और एक साधारण जो आर्थिक दृष्टि से साधारण, मैं कह रहा हूँ आर्थिक दृष्टि से साधारण परिवार में जब आप पलते बढ़ते हैं तो ये खूबियाँ तो आपको विरासत में मिलती हैं, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको पता है कि लेबर का क्या कीमत होता है, आपको पता है कि लाइफ में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना किसे कहते हैं, आप मुश्किलों से जूझ रहे होते हैं, और यही ग्रिट जो है आपकी पर्सनैलिटी को शेप करती है। तो मुझे लगता है कि इट्स अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज टू बी बॉर्न इन एन इकोनॉमिकली एवरेज फैमिली, क्योंकि यू हैव एक्चुअली वर्कड योर वे थ्रू। तो इसको अपना डिसएडवांटेज ना माने, इसको अपना एडवांटेज माने। मैं कोई वाहिद एग्जाम्पल नहीं हूँ, मैं अपने बैच में कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आर्थिक दृष्टि से बड़े साधारण कहना भी सही नहीं होगा, बहुत ही कठिन परिस्थितियों से निकले हुए कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने इस पारदर्शी एग्जामिनेशन को पास करके आज इस देश के उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हैं। तो यही रीज़न था सर, आपको वही मोटिवेशन मिलती थी कि 14 की 10 लैंग्वेजेस आप सीखिए? नहीं, अब ये नंबर्स पता नहीं कहाँ से मीडिया में चलता रहता है। हाँ, एक है कि जब आप मुंबई जैसे महानगर में पलते बढ़ते हो तो कुछ लैंग्वेजेस तो आपको विरासत में मिलती हैं, क्योंकि मराठी हमारी लोकल भाषा है, मैं उसको अपनी मातृभाषा मानता हूँ। हिंदी क्योंकि आप मुंबई में हो तो बॉलीवुड से आप दूर रह नहीं सकते।
अंग्रेज़ी माध्यम में आप पढ़ें, अंग्रेज़ी आप बोल लेते हैं। मेरे जो रूट्स हैं वो यूपी से हैं, तो इसीलिए थोड़ी बहुत भोजपुरी मैथिली में आपका एक कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। हमारे सारे नेबर्स गुजराती कच्छी थे, तो आप गुजराती भाषा समझ लेते हैं, कच्छी भाषा समझ लेते हैं, बोल लेते हैं। आसपास में मारवाड़ीज़ हैं, उनकी भाषा आप समझ लेते हैं। कश्मीर में आने के बाद, क्योंकि तकरीबन 7 साल मैं ग्रामीण इलाकों में रहा कश्मीर के, तो वहाँ जब तक आप कश्मीरी समझेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तभी तक आप कनेक्ट नहीं कर पाते लोगों से, तो थोड़ी बहुत उसका ज्ञान आपको हो जाता है। जब यहाँ आए हैं तो आप का जो डोगरा हेरिटेज है वो बड़ा स्वाभिमानी हेरिटेज है, और बड़ा अच्छा लगता है जब लोग डोगरी में आपसे बात करते हैं, तो धीरे धीरे आप वो भी लैंग्वेज पिकअप करना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो अर्स्टवाइल स्टेट थी उसकी लैंग्वेज थी उर्दू, और उसका एक एग्ज़ाम हमें कंपलसरी पास करना होता था, तो उर्दू को पढ़ना, उर्दू को समझना, उर्दू को लिखना अनिवार्य था आपके लिए। तो ऐसा कोई नहीं था कि मैंने आउट ऑफ इंटरेस्ट किसी भाषा को सीखने की कोशिश की। जो परिस्थितियाँ हैं और जिन जगहों में आपने काम किया है वो अपने आप आपको इन भाषाओं में निपुण बना देती है। बहुत शुक्रिया सर अपना टाइम देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा, और आज इन्होंने हमारे साथ खास बात की जिसमें इन्होंने हर चीज़ का जिक्र किया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में इन्होंने अपनी सर्विसेज की शुरुआत की, क्या क्या कठिनाइयाँ आई, और अब जो ये चेयर इस समय वहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर क्या चैलेंजेस हैं उसके बारे में भी डिटेल से बात हुई। आने वाले दिनों में और किसी ऑफिसर से हम आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।